Hello everyone, welcome back to Panisha Tutor. I hope you all are doing fine. As you all know that notification for UGC NET June 2022 is going to be out soon. So उसके लिए हमें अपनी preparations भी अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए. And from our channel, we will start preparing you for paper 1 and paper 2 commerce and management. हम ट्राई करेंगे कि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं वो आपको हम अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू कवर करवाएं. So in this video, I am going to start one of the most important unit of paper 2 commerce as well as management, that is economics. Business economics एक ऐसा यूनिट है जहां से आप अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 20 मार्क्स का पेपर जो है हम इस टॉपिक में से, इस यूनिट में से जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो आप देख लो कि आपके लिए ये टॉपिक, ये यूनिट कितना इम्पॉर्टेंट है. और इस यूनिट में एक वन ऑफ द बेसिक बट इम्पॉर्टेंट वन जो टॉपिक है दैट इज डिमांड and elasticity of demand. So from my video I will be start this topic, but हम इसके टॉपिक को MCQ क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे. ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हैं लेकिन उसमें से क्वेश्चंस जब आते हैं हमें वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं. हमें थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो समझ में आ जाता है लेकिन उसको क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है वहां पे दिक्कत आती है. सो हम इस वीडियो में जो लास्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चंस रहे हैं डिमांड और इलास्टिसिटी से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम अपनी रिवाइज जो है कंसेप्ट जो वो रिवाइज कर लेंगे. सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये वीडियो एंड तक देखो. एंड तक मोस्ट प्रोबेबली हम 10 to 15 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे और आप हर क्वेश्चन के बाद उसको पॉज करके पहले आप खुद सॉल्व करो और उसके बाद उसका आंसर चेक करो. इससे आपकी जो रिविजन है वो भी अच्छे से हो जाएगी. सो हम इस वीडियो में जो टॉपिक्स हैं या जिसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे दैट इज मीनिंग ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, उसकी अजम्पशंस क्या हैं, लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शंस क्या हैं, मतलब वो कौन से केसेस हैं जहां पे लॉ ऑफ डिमांड या नेगेटिव रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी हम लोग नहीं लगा सकते हैं. एंड one of the important topic is change in demand and change in quantity demanded, यानी कि contraction, extension, increase in demand, decrease in demand. ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसी टॉपिक में से आप 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हो. So, इसके बाद इलास्टिसिटी, जितना इंपॉर्टेंट डिमांड टॉपिक है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी इलास्टिसिटी का टॉपिक है. सो इस वीडियो में हम डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फ्यू क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के हैं और जो इंपॉर्टेंट वंस हैं वो डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिमांड हैज़ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कि डिमांड में ये एलिमेंट्स आते हैं क्वांटिटी, प्राइस, टाइम एंड ऑल ऑफ दीज. सो अगर हम डिमांड की डेफिनेशन को याद करें तो डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है, दैट इट रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड एट पर्टिकुलर प्राइस और डिमांडेड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि आप जो क्वांटिटी डिमांड करते हो डिफरेंट प्राइसेस पे, डिफरेंट टाइम पे, उसी को हम डिमांड बोलते हैं. तो डेफिनेशन में हमने प्राइस वर्ड भी यूज करा, हमने क्वांटिटी वर्ड भी यूज करा और टाइम वाला फैक्टर भी है जो हमने यूज करा. फॉर एग्जाम्पल आपने अभी एसी लेना है, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपको एसी की डिजायर है. सो एसी का प्राइस फिलहाल जो है वो 10,000 है या 50,000 है, लेकिन आप उस 50,000 पे अभी डिमांड नहीं करना चाह रहे हो, यानी कि आप प्राइस को देख के अपनी डिमांड नहीं कर रहे हो. या अगर आप 50,000 पे करने को रेडी हो लेकिन अभी एसी की जरूरत क्या है, अभी तो विंटर्स हैं, हमें समर्स में वो चीज खरीदनी है, तो 2 महीने बाद हम उस चीज को डिमांड में कंसिडर करेंगे. यानी कि दैट पीरियड ऑफ टाइम जो है उस टाइम पे आप एसी की डिमांड करोगे तो हम टाइम वाला कंस्ट्रेंट भी डिमांड में लेके चलेंगे. और आपको 1 एसी चाहिए, 2 एसी चाहिए इस प्राइस पे, वो क्या हो गया, क्वांटिटी. यानी कि डिमांड की डेफिनेशन में क्वांटिटी, प्राइस और टाइम तीनों चीजें आती हैं. दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज, डिमांड की डेफिनेशन. सो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जिससे कि हमारा डिमांड की डेफिनेशन रिवाइज होगी. Moving on to the next question, that is normally demand curve slopes. डिमांड कर्व की जो स्लोप है या डिमांड कर्व का जो शेप है वो डिसाइड होता है लॉ ऑफ डिमांड से.
सो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर आपका प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी जो है वो फॉल करती है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन है, उसकी वजह से हमारे डिमांड कर्व की स्लोप क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, और इसी वजह से डिमांड कर्व की स्लोप क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोप। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा नॉर्मली डिमांड कर्व की स्लोप क्या होती है। नॉर्मली मींस कि ज्यादातर केसेस में क्या होता है, तो ज्यादातर केसेस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका आंसर क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन अगर हम ये कहें कि डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है, उसका आंसर भी क्या होगा, यस। इन सर्टेन केसेस जहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, जहां पे हम लोग प्राइस इंक्रीज होने पे क्वांटिटी भी इंक्रीज करते हैं, उस केस में हमारा जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग भी जाता है। हमारा डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है कि प्राइस कांस्टेंट है लेकिन हम लोग डिमांड चेंज करते जा रहे हैं। सो नॉर्मली उसकी शेप डाउनवर्ड रहती है, लेकिन एवरी टाइम मतलब ऑलवेज डिमांड कर्व्स डाउनवर्ड, उसका आंसर होगा नो, क्योंकि डिमांड कर्व की स्लोप अपवर्ड भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन की सिचुएशन क्या है या वो प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, now the next question is that commodity is used for multiple purposes, then the demand for it is known as। जो प्रोडक्ट या जिस कमोडिटी को आप एक से ज़्यादा पर्पसेस के लिए यूज़ करते हो उसकी डिमांड को हम क्या कहते हैं। जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका मतलब पता होगा तो ही आप आंसर ढूंढ सकते हो सकता है कि आपको ऑप्शंस में से बाकियों का मीनिंग पता है तो आप वो एलिमिनेट करके जो ऑप्शन बचा वो आपका इसका आंसर है। जैसे कि डायरेक्ट डिमांड क्या होता है, जो डायरेक्टली जिस पर्पस के लिए वो प्रोडक्ट चाहिए आप उसकी डिमांड कर रहे हो, ठीक है, किसी और प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट डिमांड है। एंड सेम मीनिंग होता है ऑटोनोमस डिमांड का। जॉइंट डिमांड होती है जो दो प्रोडक्ट एक साथ डिमांड किए जाते हैं, जैसे कि ब्रेड एंड बटर हो गया या पेन एंड इंक हो गया, तो ये साथ में यूज किए जाते हैं, साथ में इनकी डिमांड की जाती है, इसीलिए उनको बोलते हैं जॉइंट डिमांड। सो बचा क्या, कॉम्पोजिट डिमांड मींस उन प्रोडक्ट्स की डिमांड जिन प्रोडक्ट्स के मल्टीपल पर्पसेस हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिमांड फॉर अ नॉर्मल प्रोडक्ट में शिफ्ट आउटवर्ड। ठीक है, डिमांड कर्व जो है वो हमारा आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ये वाला केस है। सो अगर हम ध्यान से देखें हमारा जो प्राइस है यहाँ पे वो सेम है, प्राइस पहले भी अगर 10 था अब भी 10 है, लेकिन हमारी डिमांड इंक्रीज हुई है, इसका मतलब ये चेंज इन डिमांड का केस है। चेंज इन डिमांड का केस है, दैट मीन्स कि डिमांड में जो चेंज आया होगा वो प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स की वजह से आया होगा। अदर फैक्टर्स जिसको हम बोल देते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हमारे कौन कौन से हैं, प्राइस के अलावा और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारी डिमांड डिपेंड करती है, फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो उसमें सबसे पहले आता है इनकम, देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फिर उसके बाद आता है कि हम लोग फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या करते हैं, और लास्ट पॉइंट इज कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या हैं। सो ये फ्यू फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारा जो है डिमांड डिपेंड करता है, इनकी वजह से हमारा डिमांड कर्व या तो आउटवर्ड या बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। अब उन्होंने यहाँ पे नॉर्मल प्रोडक्ट की बात करी है। सो जब हम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रोडक्ट्स को देखते हैं तो हमारे दो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल प्रोडक्ट और एक होता है इंफीरियर प्रोडक्ट।
सो नॉर्मल के केस में क्या होता है कि हमारी इनकम जब इंक्रीज होती है तो हम लोग डिमांड भी ज़्यादा करते हैं, इनकम फॉल करती है तो हम डिमांड कम करते हैं। लेकिन इन्फीरियर केस में इनकम इंक्रीज होने पे हम उसकी क्वांटिटी कम डिमांड करते हैं, क्योंकि हम अपने जो डिमांड है वो नॉर्मल की तरफ स्विच कर देते हैं। सो नॉर्मल के केस में अगर आप कह रहे हो कि डिमांड इंक्रीज हो रही है, उसके लिए आपकी इनकम इंक्रीज होनी चाहिए थी, तो ऑप्शंस में इनकम वाला पॉइंट है लेकिन इनकम यहाँ पे फॉल कर रही है, तो क्वांटिटी आपकी, अगर इनकम फॉल कर रही है तो क्वांटिटी भी फॉल करनी चाहिए थी, बट क्वांटिटी तो यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, इसलिए ये वाला पॉइंट तो नहीं है। नॉर्मली बच्चे क्या गलती करते हैं कि नॉर्मल प्रोडक्ट पढ़ा, नॉर्मल और इन्फीरियर हम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सो इनकम वाला हमने पॉइंट टिक कर दिया, जबकि यहाँ पे इनकम फॉल का उन्होंने ऑप्शन दिया है, सो ये पॉइंट तो अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट वाला भी हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि प्राइस है तो वो पहले ही हमने बोल दिया कि प्राइस तो हमारा फिक्स्ड है, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है, तो फिर बचा क्या कि सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि रिलेटेड गुड्स की वजह से आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। सो अभी हमने कहा कि हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो सब्स्टिट्यूट की पहले बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट है कोक और दूसरा प्रोडक्ट है पेप्सी। सो अगर पेप्सी ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज किया है तो लोग पेप्सी से हमारे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि उनको हमारा प्रोडक्ट जो है वो सस्ता लगेगा, तो हमारी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आपके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस जो है इंक्रीज होता है तो आपकी डिमांड इंक्रीज करती है, तो इसका आंसर हुआ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट राइजेस। कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव रिलेशन होता है, सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हुआ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट राइजेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज नो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड इन द केस ऑफ। तो इसके लिए आप पहले रिवाइज कर लो कि आपके एक्सेप्शंस क्या क्या थे, कौन से केसेस में जो है हम लोग हायर प्राइस पे ज्यादा डिमांड करते हैं, यानी कि नेगेटिव रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले गिवन गुड्स, तो गिवन गुड्स कौन से होते हैं, हाईली इंफीरियर गुड्स, और इस केस में हम लोग जब इनका प्राइस ज़्यादा हो जाता है तो हम इन्हीं की डिमांड करते हैं, क्योंकि हम और कोई गुड जो इंफीरियर है या नॉर्मल है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। सो गिवन गुड्स के केस में हम लोग अपवर्ड स्लोप जो है डिमांड कर्व बनाते हैं। उसके बाद है आर्टिकल ऑफ कॉन्सिपिशियस कंजम्पशन, यानी कि जो वेबलिन गुड्स होते हैं या सोशल स्टेटस, सोशल डिस्टिंक्शन वाले गुड्स जो आपको सोसाइटी से अलग करते हैं। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन जैसे कि एक्सपेंसिव पेंटिंग्स हो गई या आईफोन जैसे हो गया, या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आप सिर्फ इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि वो आपके लिए स्टेटस सिंबल है, आपको सोसाइटी से अलग कर रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स की वैल्यू होती ही तब है जब उनका प्राइस ज़्यादा होगा। अगर वो सस्ते हो जाएंगे तो फिर वो नॉर्मल प्रोडक्ट हैं, वो तो हर कोई खरीद लेगा, तो उस पर फिर हम नॉर्मली जैसे डिमांड करते हैं कि वो महंगे हो जाएंगे तो हम लोग कम खरीदेंगे। लेकिन जो कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन है या वेबलिन गुड्स हैं, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन है, उनकी डिमांड ही इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उनका प्राइस ज़्यादा है, तो ये भी एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की। लास्ट पॉइंट इज इग्नोरेंस ऑफ द बायर। बायर को पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, तो वो ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा डिमांड कराता है क्योंकि वो इग्नोरेंट है मार्केट से। सो इन तीनों केसेस पे लॉ ऑफ डिमांड हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हुआ, नॉर्मल गुड्स, क्योंकि नॉर्मल गुड्स के केस में प्राइस इंक्रीज होगा तो हम लोग कम डिमांड करेंगे और प्राइस फॉल करेगा तो ज्यादा डिमांड करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, जिसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज, इंक्रीज और एक्सपेंशन दी है। ये करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि चेंज इन डिमांड क्या होता था और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता था। ठीक है, सो पहले बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की। सिंपल सी बात है कि अगर आपकी क्वांटिटी चेंज हो रही है ना, तो उसके चेंज होने के पीछे एक ही रीजन होगा, दैट इज प्राइस। उसका अपना प्राइस, अगर उसका अपना प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी फॉल करेगी, जो कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा, और अगर प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। तो अगर अपने प्राइस की वजह से अगर डिमांड चेंज होती है उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और उस केस में हमारा जो डिमांड कर्व है वो न्यू नहीं बनता है, उसी डिमांड कर्व के ऊपर हम या तो ऊपर की तरफ मूव करते हैं या नीचे की तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले प्राइस इतना था और क्वांटिटी इतनी थी, प्राइस हो गया इंक्रीज,
और क्वांटिटी हो गई उसकी कम, तो हम इस पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव करके, और अगर उल्टा होता, प्राइस पहले इतना था, प्राइस हो गया फॉल और क्वांटिटी हो गई इंक्रीज, तो हम लोग नीचे की तरफ मूव करेंगे। यानी कि चेंज इन प्राइस की वजह से क्वांटिटी हमेशा इंक्रीज डिक्रीज होगी और उस चेंज को हम सेम डिमांड कर्व पे दिखाएंगे, न्यू डिमांड कर्व नहीं होगा, जिसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है। जब मूवमेंट अपवर्ड हो रही है तब आपकी क्वांटिटी क्या हो रही है, फॉल, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कि जब आपकी क्वांटिटी जो है वो फॉल कर रही है ड्यू टू इंक्रीज इन ओन प्राइस। लेकिन जब आपकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन या फिर एक्सपेंशन। तो उस केस में प्राइस हमारा क्या कर रहा होगा, फॉल कर रहा होगा। तो इन शॉर्ट की क्वांटिटी डिमांडेड कब होता है, जब आपके अपना प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होता है। प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी फॉल करेगी, जिसको कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, और उसमें हम अपवर्ड की तरफ मूव करेंगे। और प्राइस जो है अगर डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी, जो कि एक्सटेंशन का केस है, और उसमें हम लोग नीचे की तरफ मूव करेंगे। और इस पूरी कहानी में जो एक चीज कॉमन है वो ये है कि हमारे अदर फैक्टर्स जो मैंने अभी लिखे थे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, वो जो हैं वो सेम रहेंगे। ना ही कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है, ना ही प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज हो रहे हैं, ना ही फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, और ना ही टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो तब ये सिनेरियो जो है वो होता है। लेकिन अगर प्राइस उसका कांस्टेंट है और अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड, और उस केस में हमारा एक डिमांड कर्व जो है नया बनेगा। हमारा डिमांड कर्व विल बी शिफ्ट आइदर इन बैकवर्ड और अपवर्ड, या तो आगे की तरफ शिफ्ट करेगा या पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे प्राइस हमारा सेम रहने वाला है, क्योंकि प्राइस में चेंज नहीं, प्राइस में चेंज होता तो हम ये बनाते, प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा तो शिफ्ट करेगा, इंक्रीज इन डिमांड होगा या डिक्रीज इन डिमांड होगा, जिसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। दो केसेस हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपके हम बात कर लेते हैं इनकम की, तो अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज इन डिमांड अपवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है तो हो सकता है कि आपकी इनकम फॉल कर गई हो या आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज हुई हो, तो हम पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका प्राइस जो है वो सेम है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन, कि हमारा क्वेश्चन क्या था, मैच द फॉलोइंग में आप पहले क्या करो कि जो भी आप ऑप्शंस आपको पता है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने कोड्स में से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, सो ऑप्शन में देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो है वो प्राइस चेंज इफेक्ट की वजह से होता है, प्राइस हमारा चेंज होता है इसलिए, और डिमांड कर्व जो है वो सेम रहता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए 2 भी वैलिड है और 3 भी वैलिड है। सो ए के लिए आपका 3 भी चल जाएगा और 2 भी चल जाएगा। उसके बाद सेम केस एक्सपेंशन का है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में भी यही दो चीजें होती हैं, प्राइस की वजह से और डिमांड कर्व भी सेम रहता है, तो हमारे डी में भी 2 भी चल जाएगा और 3 भी चल जाएगा। इसका मतलब बी और सी ऑप्शन तो हो नहीं सकते हैं। अब बचे इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, जिनके ऊपर ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं कि इंक्रीज डिक्रीज नॉन प्राइस चेंज इफेक्ट है और हमारा नया डिमांड कर्व बनेगा, 1 भी हो जाएगा 4 भी हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में सेम आंसर है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है। सो अगर आप एग्जाम में कोई भी एक ऑप्शन टिक करके आओगे तो आपको दोनों के ही मार्क्स मिलेंगे, और इन केस आपके एक गलत या एक सही हो जाता है तो आप उसके बाद चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि अगर उन्होंने आंसर की में जो है एक ऑप्शन जो है वो एक्सेप्ट किया है तो फिर आप उस आंसर को चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि इस केस में दोनों आंसर सही थे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज that inverse relationship between variations in the price and quantity demanded is not due to, very important question और बहुत ही important topic से, कि जो हमारा law of demand है ना वो क्यों ऑपरेट ऐसे होता है, क्यों ऐसा होता है कि हम लोग ज्यादा प्राइस पे ज्यादा डिमांड करते हैं और कम प्राइस पे कम डिमांड करते हैं। जो नेगेटिव रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी में वो क्यों है, तो उसके लिए रीजंस क्या है। पहला रीजन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी,
कि जैसे जैसे आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो वैसे वैसे आपको उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर मैं बर्गर कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, बर्गर का मैंने 1 यूनिट कंज्यूम किया, उसका प्राइस था 30 रुपीज़ और मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिली 50, तो डेफिनेटली मैं बर्गर वो कंज्यूम करूंगी। जब मैं सेकेंड यूनिट कंज्यूम करूंगी, मिलना तो मुझे वो 30 रुपीज़ का ही है, लेकिन मुझे उससे सेटिस्फेक्शन 30 की मिलेगी, कम मिलेगी, तो मैं थोड़ा सा सोचूंगी उसको कंज्यूम करने से पहले। और अगर इसके बाद भी मैं मूव करती हूँ थर्ड पे, वो मिलना तो मुझे वो भी 30 का है, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन 30 की नहीं, सेटिस्फेक्शन मुझे 10 की ही मिलनी है। तो जब मुझे फायदा ही नहीं हो रहा है उसको कंज्यूम करने का, मेरे को वर्थ ही नहीं है जितना मैं पे कर रही हूँ, तो मैं वो कंज्यूम नहीं करूंगी। अगर वो मुझे ये बर्गर 10 या 10 से भी कम प्राइस पे देगा तो मैं ले सकती हूँ, क्योंकि उतना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, उतनी मैं कंजम्पशन मुझे मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है। सो क्या होता है कि जैसे जैसे आप यूनिट्स इंक्रीज करते रहते हो आपको सेटिस्फेक्शन कम मिलता है, तो इसीलिए आप लेस प्राइस पे करना चाहते हो, आप मोर यूनिट्स पे, ज़्यादा नंबर पे ज़्यादा प्राइस नहीं पे कर सकते हो। इसीलिए जैसे वो प्राइस बढ़ जाता है आप क्वांटिटी अपनी रिमूव या कम करनी शुरू कर देते हो। एट हायर प्राइस यू डिमांड लेस बिकॉज आपको यूटिलिटी कम मिलती है। सो ये रीजन तो अप्लाई होता है। हमने कहा कि नॉट ड्यू टू, एक रीजन उन्होंने बोला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो वो भी बहुत बेसिक सा रीजन है। तो आपके कॉम्पिटिटर ने अगर अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो इंक्रीज कर दिया है, दैट मीन्स कि कंज्यूमर्स को ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट सस्ता लगेगा, ठीक है। आप दोनों का प्रोडक्ट प्राइस जो है वो 20 था, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर ने उसको 25 कर दिया, सो कंज्यूमर विल फाइंड योर प्रोडक्ट चीपर और वो इधर शिफ्ट कर जाएंगे। सो इस स्विच ओवर के इफेक्ट को ही हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और इस वजह से हम लोग लेस प्राइस पे ज्यादा डिमांड करते हैं। और रहा बात इनकम का, तो ऑब्वियसली इनकम की वजह से भी पहले प्राइस था 20, ठीक है, आप 20 के हिसाब से अपनी इनकम उसके ऊपर स्पेंड कर रहे थे। लेट्स सी कि आपके पास 100 रुपीज हैं, सो 100 रुपीज में आप 20 वाला जो है उसके 5 यूनिट्स आप खरीद पा रहे थे। बट अब अगर प्राइस जो है वो 25 हो गया है तो आप उसी 100 रुपए से सिर्फ 4 यूनिट्स खरीद सकते हो, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर जो है वो इफेक्ट हो गई है। तो इनकम इफेक्ट की वजह से भी हम लोग ज्यादा प्राइस पे कम खरीद पाते हैं, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए ये भी एक रीजन है। तो जो रीजन नहीं है वो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। और अगर आपको याद हो अभी हमने करा कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। जब हम डिमांड को डिसाइड करते हैं या डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पढ़ते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस उसमें आता है। बाकी के जो है रीजंस, दैट इज रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड कर्व क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उसके रीजंस हैं, उसमें फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस नहीं आता है। नेक्स्ट है असर्शन रीजन की फॉर्म में, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस फॉर्म में नजर आएंगे, तो जब भी आपको असर्शन रीजन की फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो आप पहले देखो कि ये स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली करेक्ट है या नहीं, ठीक है। जैसे असर्शन में उन्होंने दिया प्राइस रिडक्शन नॉर्मली लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, कि अगर प्राइस जो है वो फॉल करता है तो नॉर्मली हम लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो असर्शन इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, तो ए इज करेक्ट वाला तो आप कर लो। उसके बाद आप देखो जो उन्होंने रीजन दिया है वो रीजन इंडिविजुअली सही है कि नहीं। तो रीजन उन्होंने बोला कि जो प्राइस रिडक्शन होता है ना वो इसलिए होता है, मतलब हम लोग डिमांड ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि नए वायर जो हैं वो मार्केट में एंटर कर जाते हैं। तो ठीक है, प्राइस रिड्यूस देख के और भी हमारे फ्रेंड्स फैमिलीज जो हैं उस प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देते हैं, सो मार्केट इंक्रीज हो जाती है। सो रीजन भी करेक्ट है, सो आर भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने ये देखना है कि जो रीजन है वो ए की करेक्ट और सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। मतलब जो इसकी एक्सप्लेनेशन या रीजनिंग रिक्वायर्ड थी वही रीजनिंग है या नहीं। तो अब यहाँ पे ये रीजनिंग्स है तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। जब आपका प्राइस फॉल करता है तो डिमांड इंक्रीज होने के पीछे सिर्फ यही रीजन नहीं है, और भी रीजंस होते हैं, जो अभी जैसे हमने 3 रीजंस करे कि इनकम इफेक्ट होता है
और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। तो और भी कई रीजंस होते हैं डिमांड इंक्रीज होने के, ना कि सिर्फ नए बायर्स की एंट्री की वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज होती है। सो न्यू बायर्स वाला रीजन है तो करेक्ट, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। तो हम लोग आंसर देंगे कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर डज नॉट ऑफर फुल और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि असर्शन और रीजन में आपको पहले ये देखना है कि करेक्ट हैं दोनों। इंडिविजुअली करेक्ट होने के बाद देखो कि रीजन जो है वो सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसी तरह के ऑप्शंस ही आपको इस तरह के क्वेश्चंस में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो डिमांड आपको ये बताता है, या लॉ ऑफ डिमांड आपको ये बताता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी नीचे की तरफ जाएगी, प्राइस अगर फॉल करेगा तो क्वांटिटी ऊपर की तरफ जाएगी। यानी कि डिमांड आपको सिर्फ डायरेक्शन बताता है, लेकिन क्वांटिटी कितने % से बढ़ेगी या कम होगी ये हमें बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी विल टेल यू द रिस्पॉन्सिवनेस और मैग्नीट्यूड कि कितने % से या कितने नंबर से, कितने पॉइंट से आपकी डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, वो चीज आपको बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप इलास्टिसिटी या इलास्टिक का जनरल मीनिंग देखो तो इलास्टिक होते हैं कि जिसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी डिमांड कितनी स्ट्रेच होगी या नहीं होगी वो चीज बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम ये चेक करते हैं कि डिमांड में कितना चेंज आया है ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल, ठीक है। 2 वेरिएबल्स हम पढ़ेंगे। एक वेरिएबल तो डिमांड, ये कि डिमांड में कितना चेंज आया। डिमांड में चेंज आने के पीछे रीजन हमारे 3 हो सकते हैं, या 3 रीजंस के बेसिस पे हम लोग अपनी इलास्टिसिटी चेक कर सकते हैं। और वो रीजंस हैं प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। जब प्राइस की वजह से चेंज आएगा तो प्राइस इलास्टिसिटी इनकम की वजह से या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से। एक बात आप अपने माइंड में बिठा लो कि जब भी क्रॉस वर्ड यूज किया होगा ना, तो क्रॉस मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आपके सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या चेंज आ रहा है और उसकी वजह से आपके प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है, जब हम वो मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आप एक याद कर लो कि इलास्टिसिटी को डिनोट करना है हमने ई से। हमारा बेसिक फॉर्मूला है ये चेक करना कि % चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है। आपका प्रोडक्ट X है तो X की क्वांटिटी में कितना चेंज आया है आपको ये देखना है। अगर प्राइस इलास्टिसिटी है तो आप क्या करोगे, नीचे रख दोगे % चेंज इन प्राइस। अगर वो इनकम इलास्टिसिटी है तो प्राइस की जगह पे आप इनकम रख दोगे कि इनकम में कितना चेंज आया है। और अगर क्रॉस इलास्टिसिटी है तो आप इनकम की जगह पे यहाँ पे प्राइस रखोगे रिलेटेड गुड का, कि सब्सिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री में कितना चेंज आ रहा है वो आप रखोगे। ऊपर आपका न्यूमरेटर जो है वो सेम रहने वाला है, नीचे डिनोमिनेटर फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। सो इसके क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन तो बेसिक अभी जो हमने करा कि मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंजेस इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो रिस्पॉन्सिवनेस और रिलेटेड गुड मैंने बोला ना, जहां पे रिलेटेड आ गया वहां पे आएगा क्रॉस इलास्टिसिटी। मेंशन नहीं करा कि क्रॉस इलास्टिसिटी में भी उन्होंने कौन से प्रोडक्ट की बात करी, क्योंकि रिलेटेड गुड जो हैं 2 हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो दोनों अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि सब्स्टिट्यूट के गुड्स के केस में आपकी जो इलास्टिसिटी होती है वो होती है पॉजिटिव, कि अगर कोक का प्राइस इंक्रीज होगा तो पेप्सी की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। सो आंसर हमेशा आएगा हमारा पॉजिटिव प्राइस, पॉजिटिव इलास्टिसिटी होगी डिमांड की। और कॉम्प्लीमेंट्री केस में अगर हम लिए ब्रेड एंड बटर, तो अगर ब्रेड का प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड जो है बटर की वो फॉल करेगी, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो वहां पे हमारी जो इलास्टिसिटी है वो नेगेटिव आएगी। बट क्वेश्चन में उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोला, तो रिलेटेड गुड्स जहां पे आ गया वो क्रॉस है। अगर वो यहाँ पे बोल देते कि पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी तो हमारा आंसर होना था सब्स्टिट्यूशन, नेगेटिव बोल देते तो कॉम्प्लीमेंट्री, बट मेंशन नहीं करा, तो इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हम चूज करेंगे।
Next is that price of any commodity decreases by 20% and the demand for that commodity increases by 40%, और elasticity हमें निकालनी है। अभी जो मैंने फॉर्मूला निकाला बेसिक सा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आप ऊपर रखो और प्राइस का नीचे रखो, तो आंसर आ जाएगा -2, ठीक है। बट अब इसमें से उन्होंने ऑप्शन में वैल्यू तो दी नहीं है, उन्होंने वर्ड्स यूज कर रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक। सो एक बार पहले हम डिग्रीज पढ़ लेते हैं कि डिग्रीज क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी जब आप मेजर करते हो तो उसके बेसिस पे आप 5 डिग्रीज निकाल सकते हो, ठीक है। आप फॉर्मूला पहले याद रख लो। फॉर्मूला में हमने कहा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, प्राइस आपका चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड आपकी कांस्टेंट है, डिमांड आपकी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, उस केस में यानी कि जो हमारा इलास्टिक है वो बिल्कुल स्ट्रेच नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो 0 है। ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं? जैसे कि मेडिसिन हैं, मेडिसिन का प्राइस अगर बढ़ भी जाएगा तो भी हम लोग उसको ज्यादा कंज्यूम करना शुरू नहीं कर देंगे, जितनी कंजम्पशन कर रहे हैं उतनी ही करेंगे, तो उस केस में डिमांड कर्व जो है वो वर्टिकल बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा और इलास्टिसिटी क्या होगी हमारी 0। और जो इसका ऑपोजिट केस है जो है परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी कि आपकी डिमांड में चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा है, तो वहां पे डिनोमिनेटर हमारा 0 है, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, और डिमांड कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। 2 एक्सट्रीम केसेस के बाद आता है यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि हमारे डिमांड कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है, और उस केस में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दोनों में 40% चेंज आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपका आंसर 1 से कम आ रहा है, यानी कि जो आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम है एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस, यानी कि आपकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक नहीं है, ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, तो उस केस में इलास्टिसिटी होती है लेस इलास्टिक, लेस देन 1, और इसको हम इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं इस केस में, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो ज्यादा चेंज नहीं होती है, इसीलिए जो स्टीपर कर्व बना है। और अगर ज्यादा चेंज हो रहा है यानी कि आपका आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है, तो वो बनेगा मोर इलास्टिक का केस, जिसमें हमारा फ्लैटर डिमांड कर्व बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड में चेंज ज्यादा है, न्यूमरेटर हमारा ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन चेंज इन प्राइस। सो ये 5 डिग्रीज हैं। अगर हम सिर्फ इस डिग्री के बेसिस पे जाएं तो हमारा आंसर आ रहा था 2 विच इज ग्रेटर देन 1, तो हमारा आंसर क्या होगा हाईली इलास्टिक। परफेक्टली वाले तो है नहीं, ना 1 ना 0 है आंसर, ना इन्फिनिटी है और ना 1 है, तो ये तीनों तो निकल गए, तो हाईली इलास्टिक जो है हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a rectangular hyperbola shaped demand curve on all its point has। जब मैंने बोला था कि हमारा जो इलास्टिसिटी है वो यूनिटरी इलास्टिक है, उस शेप में हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व बना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मींस कि इसके अंडर जितने भी हमारे रेक्टेंगल्स बनेंगे इन सब का एरिया सेम है, या हम ये कह सकते हैं कि आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो आपकी इलास्टिसिटी सेम आएगी। तो आपका जो इलास्टिसिटी का दूसरा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो, आप ये P और ये P पे चेक कर लो, या आप इसमें और इसमें चेक कर लो, आपका इलास्टिसिटी हमेशा 1 आएगा, सेम आएगा, ठीक है। बट उन्होंने कहा कि स्लोप भी सेम आएगी, मतलब स्लोप के साथ कंपेयर करा है। स्लोप होता है कि यहां से यहां में कितना चेंज आ रहा है, तो ये चेंजेस डिफरेंट हो सकते हैं, इलास्टिसिटी डिफरेंट नहीं हो सकती। और अगर आप स्लोप का फॉर्मूला भी देखो, स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। तो इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में देखो कितना फर्क है,
ठीक है। तो इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में वैसे ही डिफरेंस है, स्लोप अलग है, इलास्टिसिटी अलग है, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में स्लोप्स जो है हमारी अनइक्वल होती हैं, लेकिन पॉइंट इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल होती है। एट एवरी पॉइंट इलास्टिसिटी 1 आएगी, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे आप P इंटू क्यू करके चेक कर लो, आपका आंसर सेम आएगा। तो आंसर हमारा क्या हुआ, सी ऑप्शन, कि अनइक्वल स्लोप्स और इक्वल पॉइंट इलास्टिसिटी। स्लोप और पॉइंट इलास्टिसिटी जो है वो बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, स्लोप का फॉर्मूला अलग है और इलास्टिसिटी का फॉर्मूला अलग है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। जैसे अभी हमने करा कि हमारा जो क्रॉस इलास्टिसिटी है, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी कि सी का क्या हुआ, 1। तो सी का ऑप्शन 1, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जो है क्वेश्चन को पॉज करके उसके बाद आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, सो दैट आपको भी पता चल जाएगा कि आपको अपना कंसेप्ट कितना क्लियर है। सो आपको भी अपनी जो रिवीजन है आपकी कितनी हो चुकी है वो पता चल जाएगी, और साथ साथ आपको एमसीक्यूज में उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी पता चल जाएगा। तो आप आंसर्स निकालने के बाद फिर आप चेक करो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, ठीक है। नाउ गेट बैक टू द क्वेश्चन कि नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी कब होती है। नेगेटिव होता है जब कॉम्प्लीमेंट्री का केस होता है। सो डी का हुआ 2। तो सी ऑप्शन है, इतना तो मुझे पता चल गया है, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि जीरो इनकम इलास्टिसिटी कब होती है, जब वो इनडिफरेंट गुड्स होते हैं। इनडिफरेंट मींस कि बिल्कुल सेम गुड्स हैं, तो उस केस में इलास्टिसिटी आएगी ही क्यों, जब बिल्कुल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। 2 कोक की बॉटल्स हैं तो दोनों कोक की जो इलास्टिसिटी है वो सेम ही होने वाली है, तो उस केस में इलास्टिसिटी 0 रहती है। तो हमारा आंसर हुआ सी। नेक्स्ट असर्शन रीजन की फॉर्म में, दैट डिमांड फॉर लग्जरी इज इलास्टिक। सो डिमांड लग्जरी गुड्स की इलास्टिक होती है, विच मीन्स कि चेंज इन डिमांड जो है ना वो बहुत ज्यादा होता है जब चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस अगर थोड़ा सा भी कम होता है ना, डिमांड बहुत ज्यादा करते हैं हम। तो आप अपने ऊपर एग्जांपल लेके देख लो, कोई भी लग्जरी गुड है, मान लो मोबाइल फोन्स हैं, तो जब आईफोन जो है वो आता है या कोई भी फोन रिलीज होता है तब उसका प्राइस ज्यादा होता है, जैसे ही प्राइस कम होता है तो हम उसकी डिमांड ज्यादा कर देते हैं। अभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं या वूलन गुड्स की अभी सेल लगेगी तो हम लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि जब वो महंगे होते हैं तब हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बट जब वो कम हो जाते हैं तो हम लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट तो ठीक है कि लग्जरी गुड्स की डिमांड इलास्टिक होती है। उसके बाद उन्होंने रीजन हमें बताया है दैट इफ द प्राइस राइजेस द कंज्यूमर्स विल रिड्यूस देयर डिमांड कंसिडरेबली, यानी कि आपका जब इलास्टिक डिमांड होगा तो आप ज्यादा प्राइस पे कम डिमांड करोगे, अपनी डिमांड जो है काफी कम कर दोगे। तो वही तो मतलब होता है इलास्टिक का, कि इलास्टिक है तो आप चेंज इन डिमांड जो है वो ज्यादा करोगे, प्राइस में चेंज इतना नहीं आएगा। तो यहाँ पे ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्योंकि इलास्टिक का मतलब ही यही होता है कि अगर आपकी डिमांड में ज्यादा चेंज आ रहा है, अगर आप प्राइस थोड़ा सा कम होने पे भी ज्यादा चेंजेस करते हो तो उसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, और लग्जरी गुड्स के केस में ऐसा ही होता है। जब हम नेचर ऑफ गुड्स के केस की बात करते हैं, हम बेसिकली लग्जरीज और नेसेसिटीज में देखते हैं। लग्जरीज में हाईली इलास्टिक डिमांड होती है और नेसेसिटी के केस में जो है लेस इलास्टिक डिमांड होती है, क्योंकि नेसेसिटीज में हम ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है, टी है, इनके प्राइजेस अगर ज्यादा बढ़ भी जाते हैं ना तो उनकी डिमांड हम उतनी कम नहीं करते हैं, या अगर वो सस्ते भी हो जाते हैं तो जितना हमें कंज्यूम करना हम उतना ही करते हैं। सो लग्जरी के केस में हाईली इलास्टिक और नेसेसिटी के केस में लेस इलास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट if college enrollment drop by 10% when textbook prices double, then textbook and enrollments are dash goods and their cross price elasticity is dash। आपको 2 गुड्स दिए हैं, एक है कॉलेज एनरोलमेंट और एक है टेक्स्ट बुक। तो पहले तो आप ये देखो कि उनमें जो रिलेशनशिप है वो क्या है, यानी कि वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। सब्स्टिट्यूट के गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन था और कॉम्प्लीमेंट्री के गुड्स में नेगेटिव था। सो कॉलेज एनरोलमेंट जो है वो ड्रॉप हुआ है 10% से, आपका एक क्वांटिटी जो है वो फॉल करी है, और टेक्स्ट बुक के प्राइजेस जो है वो डबल हुए हैं, प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं दूसरे गुड के। तो
एक कमोडिटी की डिमांड कम हो रही है और दूसरे प्रोडक्ट यानी रिलेटेड गुड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव रिलेशन है, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं। वैसे तो आपको रिलेशन से पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो प्रोडक्ट के नेम्स भी गिवन है। टेक्स्ट बुक अगर बुक्स या एजुकेशन का प्राइस महंगा हो जाएगा तो लोग कम कॉलेज जाएंगे, तो दोनों साथ में डिमांड किए जाने वाले गुड्स हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमें इतना पता लग गया कि कॉलेज एनरोलमेंट और टेक्स्ट बुक ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, क्योंकि ये साथ में डिमांड या एक दूसरे की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। सो आंसर हमारा या तो ए होगा या सी होगा। अब हमने देखना है कि उनकी इलास्टिसिटी कितनी है। ये भी पता लग गया कि आंसर हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में आंसर हमेशा माइनस में आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी दोनों माइनस हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हम फॉर्मूला लगा के चेक कर लेंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स प्रोडक्ट, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। तो क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, 10%, और प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, टेक्स्ट बुक के प्राइसेस डबल हो रहे हैं, दैट मीन्स 100% चेंज आ रहा है। तो 100%, तो आंसर आया हमारा 0.1 माइनस में। तो आंसर हुआ हमारा सी, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं और इलास्टिसिटी होगी -0.1। Now moving on to the last question of this video, that कि which of one of the following is not a method of calculating the price elasticity of demand। इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास बेसिकली 4 मेथड्स ही हैं, जिसमें से एक है परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड जो हमने ये फॉर्मूला करा है परसेंटेज वाला, P/Q इंटू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, ठीक है। दूसरा मेथड है पॉइंट मेथड, जिसमें हम डिमांड कर्व जो है उस पर डिफरेंट पॉइंट्स लगा के लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट के अकॉर्डिंगली निकालते हैं। तीसरा मेथड है आर्क मेथड, जहाँ पे हम लोग एक डिमांड कर्व जो है वो बना के उसके 2 पॉइंट्स एक एवरेज निकाल के आर्क बना के तो हम उसकी इलास्टिसिटी चेक करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज कि आप जो है एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कि टोटल एक्सपेंडिचर आपने कितना करा है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये देख के चेक करते हो, जिसका दूसरा नाम है आउटले मेथड, ठीक है। बट ऑप्शन में क्या दिया है हमें, आउटपुट मेथड। सो दैट्स वाई फोर्थ जो है वो हमारा आंसर है, क्योंकि आउटपुट मेथड कोई नहीं है, आउटले मेथड है, जिसको हम एक्सपेंडिचर मेथड भी बोल सकते हैं। सो ये हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं रिलेटेड टू डिमांड एंड इलास्टिसिटी जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करे हैं। सो इन द कमेंट सेक्शन यू कैन राइट कि अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई डाउट है या आप कुछ और कोई क्वेश्चंस इसी टॉपिक पे या किसी और टॉपिक पे पढ़ना चाहते हो, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इफ you are new to this channel, please subscribe this channel and like the video for further notification. Till then, keep smiling and keep studying. Thank you.